जय जिनेंद्र, आज हम NCERT 11th यूनिट 8 DPI द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक 2022-23 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपको बाकी के क्वेश्चन मिलेंगे। ग्रामीण साख के महत्व की चर्चा कीजिए। साख का मतलब होता है ऋण। ग्रामीण लोग जो ऋण लेते हैं वो उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है। पहला है व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। जो एक किसान होता है उसको जब वो फसल की बुआई करता है और बाद में उसकी कटाई करता है, इसके बीच का जो समय होता है उस समय उसे कई आवश्यकताएं जैसे विवाह, मृत्यु, भोज आदि कई आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, जिसके लिए वह ऋण के रूप में धन लेता है। कृषि में निवेश किसान को खाद, बीज, उर्वरक, औजार कई चीज़ें कृषि के लिए खरीदनी पड़ती हैं, इसके लिए वह ऋण लेता है। गैर कृषि कार्य, सभी किसान की खेती इतनी बड़ी नहीं होती है कि कृषि कार्य से उनका काम चल जाए, तो वो गैर कृषि के कार्य जैसे लघु और कुटीर उद्योग आदि में काम करते हैं, जिसके लिए उनको ऋण की आवश्यकता होती है। स्वरोजगार के लिए जिन किसानों की खेती बहुत छोटी होती है वो स्वरोजगार से अपने कार्य को पूरा करते हैं, जैसे पशुपालन, मधुमक्खी पालन आदि कार्य करने लगते हैं और इन कार्यों को करने के लिए उन्हें ऋण की आवश्यकता होती है। कृषि विपणन की बाधा। विपणन यानी बेचना। कृषि पदार्थों को जब बेचा जाता है तो किसानों को क्या क्या बाधा आती है। पहला, व्यापारियों द्वारा शोषण। व्यापारी जो होते हैं जब वो किसान का माल खरीदते हैं तो कभी कभी तो वो क्या करते हैं कि तौल में गड़बड़ी कर देते हैं, तब कम तौलते हैं या उन्हें पैसे कम देते हैं, तो ये किसानों के लिए एक बाधा होती है। भंडारण की सुविधा। अब जो किसान है उसने कृषि का उत्पादन तो कर लिया है, लेकिन अब इस उपज को उसे किसी भंडार गृह में रखना है और उसके पास भंडार गृह तो है नहीं, इसलिए वो इसको कम मूल्य पर ही बेच देता है। बड़ी संख्या में बिचौलियों की उपस्थिति। किसान और व्यापारी के बीच में कई बिचौलिए होते हैं। कुछ गांव में जाके माल ले लेते हैं, फिर वो छोटे व्यापारियों को बेचते हैं, छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी को बेचते हैं, तो किसान से तो कम मूल्य पर माल खरीदा जाता है, जबकि उसको अंतिम रूप से उपभोक्ता से उसका अधिक मूल्य लिया जाता है। इसलिए बिचौलियों के कारण किसान को अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। ग्रेडिंग और मानकीकरण का अभाव। ग्रेडिंग का मतलब होता है कि किसान ने अपनी उपज का उत्पादन तो कर लिया, ग्रेडिंग में वो क्या करेगा कि उपज को अलग अलग, मोटा अलग, बीच का अलग और पतला अलग, इस प्रकार से वो ग्रेड दे सकता है कि मोटे को 1, 2, 3 इस प्रकार से। किसानों को इस प्रकार की ग्रेडिंग का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो सीधा जो माल उत्पादन होता है उसको मंडी ले जाता है और मंडी में बेच देता है, तो उसे उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है। जैविक खेती के लाभ और सीमाएं बताइए। जैविक खेती का अर्थ होता है कि आप कृषि में रासायनिक खाद, बीज, उर्वरक का प्रयोग ना करके क्या करें, जैविक खाद, बीज और उर्वरक का प्रयोग करें, तो वो क्या हो जाएगी, जैसे केचुए की खाद डालें ना कि यूरिया डालें, तो ये क्या होगी, जैविक खेती। इसके लाभ क्या होंगे, कम लागत। चूँकि आप गोबर की खाद डाल रहे हैं तो उसकी लागत कम होगी, जबकि संकर बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक की लागत अधिक होती है। और जो जैविक खेती में आप गोबर की खाद डालते हैं उसकी लागत कम होती है, तो कम लागत पर वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं, फसल का उत्पादन हो जाता। अधिक आय। जैविक खेती की लागत कम होती है और इसके पदार्थों का निर्यात होता है, तो निर्यात से उन्हें अधिक आय प्राप्त हो जाती है। और निर्यात क्यों हो जाता है, क्योंकि जैविक खेती के उत्पाद स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, इसलिए विदेशों में इनकी मांग अधिक होती है। प्रारंभिक वर्षों में अधिक लागत इसकी सीमा है। अब क्या होता है कि आपने रासायनिक खाद, बीज डाल के अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को बिल्कुल नष्ट कर दिया। जब आप इस भूमि पर जैविक खाद डालते हैं तो वह प्रारंभिक वर्षों में उसकी उर्वरा शक्ति को उतना नहीं बढ़ा पाती, इसलिए उत्पादन ज़्यादा नहीं हो पाता और हमें लगता है कि लागत अधिक आ रही है। विपणन की बाधा। अब जो जैविक उत्पाद होते हैं उनकी अधिक कीमत चाहिए तो विदेशों में बेचना पड़ेगा, और विदेशों में बेचने की क्या प्रणाली होती है इसका ज्ञान किसान को नहीं होता, इसलिए वह बेचने में बाधा का अनुभव करता है।
मानव पूंजी निर्माण में किन कारकों का योगदान होता है? मानव पूंजी निर्माण यानी आप एक मानव हैं, आपको शिक्षित, प्रशिक्षित और स्वस्थ बना दिया जाए तो आप अधिक उत्पादन के योग्य हो जाएंगे और आप अधिक धन कमा पाएंगे। तो आप क्या हो जाएगा? आपका पूंजी निर्माण। अब शिक्षा जो है उससे मानव पूंजी निर्माण कैसे होगा कि एक व्यक्ति को यदि अच्छी शिक्षा दी जाए तो वह उस शिक्षा के कारण, अपने ज्ञान के कारण अधिक उत्पादन कर पाएगा। अधिक उत्पादन करेगा तो अधिक धन कमाएगा, अधिक धन कमाएगा तो उस मानव का क्या हो जाएगा? पूंजी निर्माण हो जाएगा। तो शिक्षा मानव पूंजी निर्माण में सहायक है। आंसर में हमें ये लिखना है कि जो पॉइंट है उसके कारण उत्पादन में वृद्धि कैसे होगी, व्यक्ति अधिक धन कमाने के लायक कैसे बनेगा। जैसे स्वास्थ्य, यदि एक व्यक्ति है जो अच्छा स्वस्थ है और एक अस्वस्थ है तो कौन सा व्यक्ति अधिक उत्पादन करेगा? जो व्यक्ति स्वस्थ है वह अधिक उत्पादन करेगा। अधिक उत्पादन करेगा तो अधिक आय प्राप्त करेगा और मानव पूंजी निर्माण उसका हो जाएगा। फिर है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यदि आपको कोई काम मिल जाए और उस काम का फिर प्रशिक्षण मिल जाए तो आप उस काम को और अच्छे से करेंगे। अच्छे से काम करेंगे तो आपकी उत्पादकता बढ़ जाएगी, आप अधिक आय कमाएंगे और आपका पूंजी निर्माण हो जाएगा। प्रवसन, यदि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर आपको अच्छे से काम नहीं मिल पा रहा है रुचि के अनुरूप, योग्यता के अनुरूप, तो आप कहीं विदेश में या कहीं और जाकर सर्विस करने लगते हैं तो वहाँ आप अधिक उत्पादन कर पाते हैं और अधिक आय अर्जित कर पाते हैं और आपका पूंजी निर्माण हो जाता है। तो ये सभी मानव पूंजी निर्माण के सहायक तत्व हैं। भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्या। मानव पूंजी निर्माण यानी व्यक्ति को शिक्षित, प्रशिक्षित और स्वस्थ बनाना जिससे कि वो अधिक धन कमाने के योग्य हो सके। तो ये क्या हो जाएगा? मानव पूंजी निर्माण। अब इसमें क्या समस्या आती है? पहला तो जनसंख्या वृद्धि। हमारे देश में जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि जो सरकार है उसके लिए ये संभव नहीं होता कि वो सभी व्यक्तियों को शिक्षित, प्रशिक्षित और स्वस्थ बना सके। निम्न उत्पादकता, आप एक बच्चे को छोटे से पढ़ाते हो, आप वो 18 से 20 साल की उम्र में पूंजी बन पाता है यानी पैसे कमाने के योग्य बन पाता है। तो इसमें निम्न उत्पादकता में बहुत अधिक समय होता है और इसलिए मानव पूंजी निर्माण की प्रेरणा सरकार को नहीं मिल पाती क्योंकि इसमें समय अधिक लगता है। फिर है मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी निर्माण एक सतत और लंबी प्रक्रिया। आप छोटे से बच्चे को पढ़ाओगे तो 18 से 20 साल में वह मानव पूंजी बन पाएगा। तब तक आपको कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए सरकार के पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो इतने लंबे समय तक धन को लगाए और मनुष्य को पूंजी निर्माण करने पर ध्यान दे। रूढ़िवादिता, भारत में व्याप्त रूढ़िवादी तकनीकी ज्ञान अपनाने एवं उसे लागू करने में बाधक हैं। मतलब रूढ़िवादिता के कारण लोग जो हैं तकनीकी ज्ञान को प्राप्त करके मानव पूंजी निर्माण की ओर ध्यान नहीं देते। जैसे कि मान लीजिए कि कंप्यूटर है, आज सबको इसका ज्ञान होना चाहिए लेकिन लोग सोचते हैं कि इसका ज्ञान प्राप्त करने से क्या फ़ायदा, वो तकनीकी ज्ञान नहीं लेते और अधिक धन कमाने के योग्य नहीं बन पाते हैं। बेरोज़गारी के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। खुली बेरोज़गारी। खुली बेरोज़गारी मतलब व्यक्ति काम करने के इच्छुक भी है और सक्षम भी है लेकिन उसे तब भी कोई कार्य नहीं मिल रहा, तो वो क्या होगी? खुली बेरोज़गारी। प्रच्छन्न, इसको अदृश्य बेरोज़गारी भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि घर में 5 लोग हैं और पाँचों कृषि कार्य में लगे हुए हैं, इन 5 में से 2 को हटा दिया जाए तब भी उत्पादन उतना ही होगा, यानी 2 लोग क्या हैं? बेरोज़गारी। क्या कहलाएंगे? प्रच्छन्न बेरोज़गारी। यानी कुछ लोग जो हैं उनकी सीमांत उत्पादकता 0 होती है। मौसमी बेरोज़गारी किसे कहते हैं? यानी बुआई और कटाई के 5-6 महीने तो काम मिलना और बाकी समय लोग बेरोज़गार होते हैं, तो ऐसी बेरोज़गारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, मौसमी बेरोज़गारी। चक्रीय बेरोज़गारी यानी जब तेज़ी का दौर आता है तब रोज़गार मिलना और मंदी के दौर में बेरोज़गार हो जाना, उसे चक्रीय बेरोज़गारी यानी व्यापार चक्रों के कारण जो बेरोज़गारी आती है उसे हम चक्रीय बेरोज़गारी कहते हैं। रोज़गार का अर्थ और बेरोज़गारी के कारण। जैसे एक व्यक्ति है, वो किसी काम को करने की इच्छा रखता है
और योग्यता भी रखता है और सामर्थ्य भी है, मतलब वो इंजीनियर है, इंजीनियरिंग की डिग्री भी है और मकान बनाने का सामर्थ्य भी रखता है। अब उसको प्रचलित मजदूरी दर पर मकान बनाने का कार्य मिल जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? रोज़गार। यानी व्यक्ति को काम करने की इच्छा, योग्यता और सामर्थ्य है और उसे मनचाहा कार्य मिले तो वह रोज़गार कहलाएगा। अब बेरोज़गारी के कारण क्या होते हैं? पहले जाति व्यवस्था। अब हमारे यहाँ क्या है, प्राचीन समय से एक धारणा है कि कुछ जाति के लोगों को कुछ काम करने से मना किया जाता है, इसलिए उस जाति के लोग बेरोज़गार रह जाते हैं। धीमी आर्थिक विकास, हालांकि ये गलत अवधारणा है कि जाति के आधार पर किसी को काम करने से वंचित नहीं करना चाहिए। इसके बाद है धीमा आर्थिक विकास। धीमा आर्थिक विकास यानी यदि किसी देश में आर्थिक विकास बहुत कम है तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो लोगों को रोज़गार कम मिलेगा। जनसंख्या वृद्धि, यदि जनसंख्या बहुत अधिक होगी तो जो सरकार है उसके लिए ये संभव नहीं होता कि पूरी जनसंख्या के लिए रोज़गार की व्यवस्था कर पाए, इसलिए बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बेरोज़गार रह जाते हैं। फिर है बेरोज़गारी के दुष्परिणाम क्या होते हैं। पहला है मानव संसाधनों की हानि। दुष्परिणाम, जैसे एक व्यक्ति ने 4 दिन काम नहीं किया तो क्या उसकी शक्ति जो है वो संचित हो जाएगी? नहीं होगी, यानी मानव संसाधन की हानि होती है। गरीबी में वृद्धि, यदि व्यक्ति बेरोज़गार है तो उसकी आय कम होगी, आय कम होगी तो वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा और वह गरीबी में वृद्धि हो जाएगी। सामाजिक समस्या, व्यक्ति को काम नहीं मिलता तो वो चोरी, डकैती, बेईमानी, रिश्वतखोरी, कोई भी मतलब बुरा काम करने को तैयार हो जाता है यदि वो बेरोज़गार है। इससे सामाजिक अशांति में भी वृद्धि होती है, समाज में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। राजनीतिक अस्थिरता, यदि व्यक्ति बेरोज़गार है तो वो असामाजिक तत्वों के बहकावे में आ जाएगा और देश की और समाज की शांति को भंग करने में भी किसी प्रकार से उसे कुछ ग्लानि का अनुभव नहीं होगा। सरकार ने रोज़गार सृजन के लिए क्या प्रयास किए हैं। पहला है स्वर्ण जयंती रोज़गार योजना। स्वर्ण जयंती रोज़गार योजना में सरकार क्या करती है, गांव के जो प्रतिनिधि हैं उनकी सहायता से स्वयं सहायता समूह बनवाती है और गरीब लोगों को सब्सिडी पर बैंक क्रेडिट यानी ऋण प्रदान किया जाता है। संपूर्ण रोज़गार योजना, संपूर्ण रोज़गार योजना में जो मज़दूर होते हैं उन्हें रोज़गार भी दिया जाता है और खाद्य सुरक्षा भी दी जाती है और यह एक एकीकृत योजना है। मनरेगा, मनरेगा ये इस योजना के अंतर्गत जो पंजीयन करवाते हैं उन्हें 100 दिन के रोज़गार की गारंटी सरकार देती है, यदि रोज़गार नहीं मिले तो बेरोज़गारी भत्ता देती है। ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम, इसमें जो गांव में रहने वाले इच्छुक युवक हैं उनको रियायती दर पर ब्याज उपलब्ध, ऋण उपलब्ध कराया जाता है।